Once again, warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। And today I came here to discuss chapter 2 civics for standard 7, and this is day 3. This is day 3. Our chapter's name is Pillars of Democracy. Our chapter's name is Pillars of Democracy. My dear student, if you have not watched till now day 1, day 2 videos for this chapter, then you must have to go through playlist and you can watch the day 1, day 2 video, and certainly whenever you will watch, I hope you will understand and you can get it easily. वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी जिसको आप प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और हाँ, अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ओवर हियर, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ डिफेंसेस। ओहो सर, डिफेंस क्रिकेट आपको बहुत मजा आता होगा, है ना? मुझे पता है आप लोग को क्रिकेट में बहुत मजा आता होगा, है ना? तो क्रिकेट में जब बैट्समैन बॉल को सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, बॉलर क्या करता है? जोर से प्रहार करता है। बहुत आसानी से समझिएगा, बॉलर क्या करता है? जोर से प्रहार करता है। एट एनी कॉस्ट उसके पास जितना पावर होता है वो पूरी पावर लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है, जब ताकि वो या तो बोल्ड हो जाए, एट एनी वेज वो आउट हो जाए। He will go it out from the pavilion, go back to the pavilion. ये करता है, लेकिन बैट्समैन क्या करता है? उस बॉल को सम्मान देता है। सर डिफेंस करता है। क्या करता है सर? डिफेंस करता है ना? पढ़े थे ना, मैच देखते हैं तो वहां कहते हैं डिफेंस करता है सर, डिफेंसिव मोड पर है ना? डिफेंस सर, दैट इज एकोमोडेशन ऑफ डिफेंसेस। गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में आज हम लोग वही पढ़ेंगे, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। मतलब सामने वाले के भावनाओं को, उनके पास उनके अधिकारों को, उनके ड्यूटीज को, उनके व्यूज को, उनके आइडियाज को रेस्पेक्ट करना ही, उसको डिफेंस करना ही, सम्मान देना ही आज हम लोग पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके सर, हियर सेज A democratic government is run by a party. Democratic government किसके द्वारा रन किया जाएगा? पार्टी के द्वारा, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट हो सकता है। सर ये पार्टी के द्वारा कैसे रन करेगा? मान लीजिए सपोज लेट्स टुडे इज द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी इन सेंट्रल यूनियन पावर। यूनियन गवर्नमेंट में हमारे पास बीजेपी की गवर्नमेंट, इसका मतलब एक पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो एक नेशनल पार्टी है, वही रूल कर रहा है। उसको मेजोरिटी दी है भारतीय जनता ने, मतलब कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसको मैंडेट मिला है, मेजोरिटी मिली है। मतलब कौन गवर्नमेंट में आ सकता है? जिसके पास 50% से एक सीट्स ज्यादा हो। लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था, कौन गवर्नमेंट में आ सकता था? जिनके पास 50% से एक सीट्स ज्यादा हो। तो 50% से एक सीट ज्यादा वाले रूल्स कर सकते हैं ओवर द नेशन, एंड दैट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके द्वारा रन किया जाएगा? एक पार्टी के द्वारा, या फिर कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट होगी। कोलिशन में क्या होगा सर? अगर मान लीजिए किसी सिंगल पार्टी को ये नहीं मिली, पावर नहीं मिली, मैंडेट नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं हुई, तो क्या होगा? 2-3 पार्टी मिलकर मेजोरिटी को पूरा करेगी, तब गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे मान लीजिए फिलहाल 543+2 मेंबर है इंडियन पार्लियामेंट में। भारतीय इंडियन लोकसभा में अगर बात करें तो 543 मेंबर है, और 2 मेंबर जो है नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट महोदय जो है 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, उसके लिए चुनाव नहीं होता हम दोनों का। तो 543 का आधा कितना होगा? 543
271.5 तो 271 तो समझे चलिए 271 आदमी है, 271 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन आधा रिप्रेजेंटेटिव कैसे समझ में आएगा? एक आदमी को आधा आधा काट के समझ में आएगा क्या? रिप्रेजेंटेटिव कौन है? व्यक्ति ही तो है ना, हमारे एमपी ही तो है। एमपी आधा कैसे होगा? इसीलिए क्या उससे 50% से एक ज्यादा, तो 271 के आसपास है तो 272। जिनके पास हो जाए 272 कंस्टिट्यूएंसी में जीत, 272 कंस्टिट्यूएंसी में जिसको मैंडेट मिलेगा वो रूलिंग पार्टी में आ जाएगा, वो गवर्नमेंट को बना देगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सब टॉलरेंस क्या? दूसरों की बातों को सुनना ही टॉलरेंस होता है। रूलिंग, पहले तो पार्टी समझ लीजिए, जब सरकार गठन होगी तो दो पार्टी होंगी, तो एक होगा रूलिंग पार्टी जो सत्ता में रहेगी और एक होगा अपोजिशन जो विपक्ष में रहेगी। विपक्ष का रहना बहुत जरूरी होता है। जो सत्ता पार्टी, रूलिंग पार्टी के द्वारा लाए गए जितने बिल्स होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उन सब में खामियां ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। गलतियां ढूंढने से क्या होती है? पहले से तो अच्छा कानून लाता ही है, और गलतियां ढूंढने के बाद, अलग अलग विचार आने के बाद वो और अच्छा बन जाता है। इसीलिए विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। रूलिंग पार्टी मेक्स पॉलिसीज, रूलिंग पार्टी मेक्स पॉलिसीज एंड एज पर नीड वो बिल लाता है, अमेंडमेंट करता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कि अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 126 अमेंडमेंट हो चुकी है। और कितने आर्टिकल थे पहले? 395। आज कितने आर्टिकल है? 448। पहले सेक्शन कितने थे, मतलब शेड्यूल कितने थे? 8। आज शेड्यूल कितने? 12। तो याद करना बेटा हर एक को, आपको फ्यूचर बहुत काम होने वाला है। टॉलरेंस इज अ वर्च्यू, एक्सरसाइज अलग वर्ड है, वर्च्यू। टॉलरेंस इज अ वर्च्यू विच मेक्स फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। टॉलरेंस बहुत जरूरी है बेटा, मतलब सबकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। इट इज नीडेड अमंग पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। सब जगह ये जरूरी है बेटा। किसी पॉलिटिकल पार्टी में जरूरी है, कॉमन पीपल में जरूरी है, हमारे समाज में जरूरी है, हमारे किसी धर्मों के लोग जो है, अलग अलग धर्मों के लोग, जो डाइवर्सिटी है, इन डाइवर्सिटी में जरूरी है। जब तक हम दूसरों की बातों को सुनेंगे नहीं, फिर हमारी बात भी कौन सुनेगा? इसीलिए टॉलरेंस का, यदि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो माइट इज राइट हो सकती है। माइट इज राइट समझते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पावर रहेगा अपने हिसाब से मैंडेट कर लेगा, अपने हिसाब से मेजोरिटी कर लेगा और सरकार में आ जाएगी। सरकार में आ जाएगी तो फिर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा, तो प्रॉब्लम होगी। फिर अगर यदि वो अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया तो डेमोक्रेसी नहीं रह पाएगी। ओके, समझ में आ रही है ना? तो सर इसीलिए सभी का, किसी इंडिविजुअल्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, कम्युनिटीज की, रिलीजियस की, बड़े स्तर पर सबको टॉलरेंस करना, सबकी बातों को सुनना। आपको पता है, पता नहीं होगी सर, हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। थोड़ा सा हानि भी है, स्लो प्रोसेस होने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है, केस को सॉल्व होने में बहुत वक्त लग जाते हैं। लेकिन इसके बहुत बड़े फायदे हैं बेटा। क्या फायदे हैं सर? स्लो होने के बाद फायदे क्या होंगे? तो सर फायदा ये है कि हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम स्लो होने के कारण ही निर्दोष को बहुत जल्दी पनिशमेंट नहीं मिल पाता है। सारे चीज छानबीन, तमाम गवाह सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तब कोई एक कंक्लूजन पर निकलता है, इसीलिए वक्त लगती है। और इस वक्त में वो सारी बातों को पता करता है। किसी भी निर्दोष को बहुत जल्दी कुछ ना मिले, पनिशमेंट ना हो, इसके लिए हमारे यहाँ स्लो प्रोसेस है। दूसरी बात है, अगर किसी परिवार में ही मतभेद हो गई और वो जुडिशरी में चले गए तो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि 2 साल 4 साल या 10 साल 20 साल के बाद, 5 साल के बाद जितने टाइम बढ़ते जाएंगे फिर रिलेशन क्लोज होता जाएगा, फिर वो दोनों लोग जो है आपस में मिल जाएंगे। तो वहां भी ये भी अच्छी बातें हैं हमारे जुडिशरी के। तो टॉलरेंस मतलब बातें सुननी चाहिए। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में भी ऐसी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसी कहती है। ऑल शुड रिस्पेक्ट द राइट्स, ऑल शुड रिस्पेक्ट द राइट्स एंड व्यूज ऑफ अदर्स। सभी को सभी के राइट्स
और व्यूज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और होता नहीं है हमारे देश में ऐसी, इसी के कारण हमारी भारत जो है पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक डेमोक्रेसी है भारत के पास। दैट्स व्हाई इन एंटायर द वर्ल्ड इंडिया हैज यूनिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो नेशन तो बहुत है, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, इसकी यूनिक है। बहुत सारे डाइवर्सिटी होने के बाद भी, डाइवर्सिटी आई मीन टू से कि अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग, अलग अलग प्रथाओं के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग भी आज एक सूत्र में बैठे हुए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हुए और सब फॉलो करते हैं, सब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस एंड दिस इज द पिलर ऑफ एजुकेशन, सॉरी डेमोक्रेसी। दिस इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ पा रहे होंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक आप इस सबको नोट्स करके स्क्रीनशॉट लेकर याद कीजिएगा। घर रहिए,